अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप ट्रांसमिशन का स्पेशल प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। आज तो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, सबसे बड़ा टाकरा है, सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच का जादू कभी भी कम नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी कहें कि ये बाकी मैचेस की तरह एक आम मैच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम शायद कभी भी किसी दूसरे मैच के लिए तैयारी नहीं करते। सही। और मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, ये एक ऐसा आई बॉल कैचिंग किस्म का ये मैच है और इस साल का सबसे बड़ा टाकरा भी कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, हमारे गेस्ट जो हैं उनका भी तारुफ करवा देते हैं। रमीज राजा साहब हमारे साथ हैं। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और शुमाइला चौधरी। शुमाइला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। और आज के मैच के लिए तो हम सब कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक है क्योंकि ज्यादा एक्साइटेड है और बड़े खुश हैं। एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी इसलिए ज्यादा है रमीज सर, क्योंकि हमें अपनी पाकिस्तानी टीम ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती नजर आ रही है। अभी किसी ने मुझे मैसेज किया है कि इंडिया पाकिस्तान में स्कोर कुछ ऐसा हो जितना कि उनका फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट है। और डिफरेंट मीम्स आ रही है, पेट्रोल की आ रही है, डॉलर की आ रही है। सो ये इसमें इंटरेस्ट सब लोगों का है, सोशल मीडिया का है, हमारा है। और अगर आप खेले हुए ऐसा मुकाबला तो आप एक यूनिक पोजीशन में है कि आप बता सकें, शायद मैं एक्सप्लेन कर सकूं व्यूअर्स को कि इसकी जो टेंशन होती है वो अजीब तरह की होती है, मतलब है ज़्यादा होती है। मगर अगर आप प्रोसेस के ऊपर तवज्जो देना, और प्रोसेस क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि उसी तरह उठना है आपने। ये नहीं है कि सारी रात आपको नींद नहीं आती उठना है, वही आपने जो है चाय पीनी है पहले या ब्रेकफास्ट करना है, और लाइट हार्टेड एक एंट्री देनी है ब्रेकफास्ट रूम में टीम के साथ। और टीम वाले भी ये खासे रिलैक्स हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की एक फिलॉसफी है ना स्पोर्ट्स में, कि कब स्विच ऑन होना है और कब स्विच ऑफ होना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप हर वक्त स्विच ऑन नहीं रह सकते कि इंडिया 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 आप क्या करेंगे। तो स्विच ऑफ जो है ना, उसका बटन जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आई थिंक जो एनवायरनमेंट है, जो कप्तान है, जो आपके कोचिंग स्टाफ है, प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो स्विच ऑफ बटन के ऊपर जो है ना वो नब्ज उनकी होती है। अच्छा, मैं भी अक्सर मैंने प्लेयर से पूछा और सबका कहना यही था कि जब हमारा मैच शुरू हो जाता है, शुरू में 10-15 मिनट नर्व ओबियसली बहुत हाई होते हैं, ग्रेजुअली हम नॉर्मल होना शुरू होते हैं। ऐसे ही होता है ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैंने जब भी इंडिया के अगेंस्ट खेला मैं समझता था कि मेरे पास हीरो बनने का चांस है। ये नहीं था कि मेरा फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, हीरो बनूंगा। और वो परफॉर्मेंस फिर कई आप सीरीज याद रखते हैं, और अगर आप फिर लो स्कोर्स भी करें, अंडे भी करें अगले 2-4 मैचों में, फिर भी आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता है, क्योंकि आपने बड़े मुकाबले में स्कोर किया होता है। तो एक तो ये देखना है कि मैंने हीरो बनना है, हेडलाइंस लगानी है, मैन ऑफ द मैच बनना है, पाकिस्तान को जिताना है, उससे प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आयशा, मेरा ख्याल अच्छा, पैकेज की एक तरफ बढ़ते बिल्कुल हैं। रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला है, वैसे अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बहरहाल हमारी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जैसे बाबर आजम की भी स्टेटमेंट चल रही है कि हम 2.5 माह से यहाँ पर मौजूद हैं, हमें कंडीशंस का बहुत अच्छी तरह पता है। अच्छा, तो जनाब, पाकिस्तान के हर शहर ने नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं और इन्हीं खिलाड़ियों के हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। जी, आप लोगों ने पैकेज देखा। जी रमीज भाई, कई दफ़ा ये हमने देखा कि पोस्टपोन भी हुआ, इवेंट कैंसिल भी हो चुका है, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये एक टसल जो है विद इन द बोर्ड या गवर्नमेंट लेवल पे ये नहीं ख़त्म हो रही? देखिए, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी, इसका मकसद ये था कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको हम चैलेंज कर सकें। और क्योंकि हमारे यहाँ हमारी क्रिकेट इंडस्ट्री भी अच्छी है, यहाँ स्पॉन्सरशिप भी मिल जाता है, टैलेंट बहुत अच्छा है, तो हम क्यों नहीं इसको स्ट्रेंथन करते हैं। इस बेस के ऊपर ये एसीसी बनी थी, और वो मकसद फौत हो गया क्योंकि उसमें इतनी पॉलिटिक्स आ गई है कि अगर पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है तो हम करने नहीं देंगे, कहीं और न्यूट्रल जगह पे जाएंगे। तो मैं तो पहली मीटिंग में ही बददिल हो गया था। मुझे पता था कि ये ज़्यादा देर चलने वाली है नहीं, क्योंकि अगर आपका दिल साफ नहीं है और आप क्रिकेट को सामने रख के डिसीजन नहीं करते हैं तो फिर इसी तरह से मार पड़ती रहेगी, कभी ये इवेंट होगा कभी नहीं होगा। और सारा वेस्टर्न, सारी दुनिया हंसती है फिर कि ये आपस में लड़ते हैं, तो इन्होंने आगे कैसे बढ़ना है? और जो इन्होंने एक बात दरमियान में की कि हम 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेंगे, पाकिस्तान के बगैर करवा लेंगे, उसमें ओबियसली उन्होंने अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी साथ इन्वॉल्व करी, तो आपको नहीं लगता ये क्रिकेट के लिए डेंटफुल है बहुत? देखिए, पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती है, ये आई थिंक इनको गलत फहमी है। बाकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन से पूछें, इंग्लैंड से पूछें, यहाँ पे आए हुए थे, उनके फैंस आए हुए थे जब इंग्लैंड से सीरीज हो रही थी, रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, सिस्टम को, जो टैलेंट यहाँ पे निकलता है। तो
इंडिया पाकिस्तान की ये एक रियलिटी है। इंडिया को ये समझना चाहिए कि उनके चैनल्स जो हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान की मैचेस नहीं होंगे तो वो सफ़र करेंगे, एक फाइनेंशियल लॉस है। उनकी फिल्में सफ़र करेंगी क्योंकि पाकिस्तान को अगर दुश्मन नहीं दिखाएंगे तो 1000 करोड़ नहीं बनाएंगे। और इवन जब रमीज भाई उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान ने जब अनाउंस किया कि हम भी शायद इंडिया नहीं आ रहे वर्ल्ड कप के लिए, तो उनके जो ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम वर्ल्ड कप की कवरेज नहीं कर रहे। तो मुश्किलात में तो वो भी बहुत ठीक ठाक आए थे। क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान की कवरेज करने का फायदा कितना है उनको, उनके टीवी चैनल्स को भी पता है कि हमें इससे क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, अभी हम मैच की अगर बात करें तो अभी तो कैंडी में बारिश हो रही है और पाले केले की हम अभी ग्राउंड भी देख रहे थे, उसको भी कवर वजह से हो रही है। शिवाय लगे इन्होंने अपने आप को ठीक प्रूव करना था। अगर तो मैच स्टार्ट होता है, जो कि अभी लग रहा है कुछ डिले हो सकता है, तो पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो बैटिंग करे या बॉलिंग? नहीं, मेरे ख्याल से बॉलिंग अब करनी चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशंस हैं जहाँ पे थोड़ा सा गरज चमक है, हालांकि ये बड़ा अच्छा कवर करते हैं। दुनिया के बेस्ट ग्राउंड स्टाफ है श्रीलंका। अच्छा। वो जैसे मैंने आपसे कह रहा था ना ऑफ एयर के, ये सिंक्रोनाइज स्विमिंग एक फील्ड है ओलंपिक्स में भी, जी। इसी तरह से ये सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट करते हैं। यानी कि कोई 110 लोग हैं जो कि कवर को उठाते हैं और बिछाते हैं। अच्छा, मतलब वो इतना हैवी होता है? हैवी है और पूरी ग्राउंड को कवर करते हैं, जिसकी वजह से फिर बड़ी जल्दी मैच शुरू हो जाता है। लेकिन अभी इतना इन्होंने पूरा ग्राउंड कवर किया नहीं हुआ तो था, इसका तो ऐसा मतलब लग है रहा है इतनी कि ज्यादा कम है। डैमेज या डैमेजिंग रेन नहीं है। जी, वो ड्रिजल होगा या लाइट रेन है, उसी वजह से। है कि कम है। हम उस पे खत्म हो जानी है 2 बजे। ये देखते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। अच्छा रमीज भाई, इस मैच का सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट ऑब्वियसली दुनिया का तो है ही है, प्लेयर्स का भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा, ये इतना बड़ा इवेंट है कि आप एक परफॉर्मेंस के साथ अपना लाइफ टाइम हीरो बन सकते हो। जावेद मियांदाद के छक्का, अफरीदी के छक्के, विराट कोहली के छक्का, मतलब किसी को भी आपने दोनों साइड पे एक ऐसी इनिंग्स खेल के आप लाइफ टाइम अपनी लोगों की मेमोरी के अंदर रह सकते हैं। उस लिहाज से इन बच्चों के लिए ये कैसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे? देखिए, ये बड़े ग्रेट रेफरेंस पॉइंट्स बनते हैं जब आप टीम मीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप बताते हैं कि जब आप दुबई में कितना किया था इन्होंने, 154 विदाउट अ विकेट डाउन, वो जो मैच है ना, वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है। क्योंकि आपने अपने आप को उस माइंडसेट में ढालना है कि ये बीटेबल हैं, 10 विकेटों से हम जीते हुए हैं, तो क्या चीज़ है कि जो हमें रोक रही है कि इस दफ़ा भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट्स है। जो लास्ट बॉल छक्का है, उसके बाद मैं आपसे उस दिन भी जिक्र कर रहा था कि अगले 4-5 साल हम इंडिया से हारे नहीं, क्योंकि उनको एक मेंटल ब्लॉक आ गया था वो, और हमारे लिए एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बन गया था। तो ये होता है ये। बिल्कुल। अभी एक और पैकेज हमने तैयार किया जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओडीआई के मैचेस के हवाले से, आइए वो देखते हैं। जी, आप लोगों ने पैकेज देखा। जी रमीज भाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा ओडीआई में स्टैट्स इनसे बहुत बेहतर है और हमारी विकेट्स बहुत ज़्यादा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमने ऑलमोस्ट 20-25 साल बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली। और जिस तरह हमने कल भी बात की कि वो जो एक गिरा था 2007 से 17 वाला, जिसमें धोनी कैप्टन था, उसमें हमें इन्होंने ओबियसली बड़ी मार इन्होंने ठीक ठाक किस्म की लगाई। तो ये देखें, ये इनकी जब बॉलिंग डेवलप हुई है ना भारत की, तब ये मैदान में उतरे हैं, और उसका क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हमें पता था कि हमारी फास्ट बॉलिंग, खास तौर पे स्पिन बॉलिंग भी, सकलैन थे, अब्दुल कादर थे, मुश्ताक अहमद थे, तो हम उनको प्रॉब्लम देते थे। हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत ही स्ट्रांग होता था, मगर उनकी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि बैटिंग तो हमेशा से स्ट्रांग रही है इंडिया की, तो उससे फिर इनको एक बैलेंस मिला, और उसके बाद फिर ये मेंटली स्ट्रांग भी होते गए। आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा सौरव गांगुली को भी, क्योंकि उन्होंने पहले ये टीम बनाई, इनिशियल उसको उठाया उन्होंने जी, उसके बाद फिर धोनी आए, और फिर उसके बाद आते रहे। एक दफ़ा आपका जिसको कहते हैं ना फर्मा सेट हो जाए, तो उसके बाद फिर आसान हो जाता है लीड करना। अच्छा, हम राइवल्स की बात कर रहे थे पहले, और मैं एक जगह पढ़ रही थी कि श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच था उसमें 60% स्टेडियम फुल था। लेकिन अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, उसके आसपास के भी जितने भी इलाके हैं वो भी एक तरह से कवर हो चुके हैं, और वहाँ पे इतना रश लोगों का मतलब देखा गया टिकट्स के हवाले से भी। पाकिस्तान और इंडिया के अलावा आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आगे इसी तरह के सेम पेज के राइवल्स होने वाले हैं? हो गए हुए हैं, इसलिए कि वो रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं हर मैच के बाद। हाँ, ये है कि बहुत कई दफ़ा वो जो स्पाइक आती है ना उनकी परफॉर्मेंस में, तो वो कभी ऊपर कभी नीचे, इस पे कंट्रोल उनको करना है, क्योंकि पाकिस्तान से एक मैच वो आखिरी बॉल पे हारे, और उसके बाद अगले ही मैच में बिल्कुल फ्लैट हो गए। तो ये फिर रिस्पेक्ट आप खो देते हैं, और फिर ये समझते हैं कि ये वन ऑफ इनका दिन था, तो ये टीम इतनी तगड़ी अभी नहीं है, तो उनको अपने आप को और थोड़ा स्टेबल करना है। बट बहुत पोटेंशियल है उस टीम में, उनको अगर 1 या 2 और अच्छे बल्लेबाज मिल जाते हैं, बॉलिंग उनकी स्ट्रांग है एशियन कंडीशंस के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम काफ़ी टफ है, और ये हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, और कुछ लोगों ने इस हवाले से ये भी कहा है कि वो पहाड़ों पे सीखने वाले हैं, उन्होंने पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा सीखा है, इसलिए उनकी टीम टफ है।
नहीं, अगला सवाल करें। ये मैंने किसी बात से ही सुना था। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इनकी ट्रेडिशनल गेम्स थी ना, जो कि 500 साल 800 साल से ये वैलीज में खेल रहे थे, वो बंद करके अब हर जगह क्रिकेट हो रही है। हाँ। तो आप तो इनको शौक तो बेइंतहा है। और हमारी भी जो वो बेल्ट है खैबर पख्तूनख्वा की, सारा टैलेंट वहाँ से निकल रहा है इस पाकिस्तान टीम के लिए, और मोस्ट जो टैलेंट है वहीं से आ रहा है। तो ये भी नेक्स्ट डोर हैं। तो ये एक तो रेजिलिएंट हैं, मिन्नती हैं, स्ट्रांग हैं और नर्व स्ट्रांग हैं। तो वो सारा जो आपको एक इमेज है ना, वो इनकी क्रिकेट में भी नजर आता है। और इनके सारे लड़के 80% पाकिस्तान आके खेलते रहे, हमारे इधर प्रैक्टिस करते रहे। हाँ, बिल्कुल। तो हम लड़कों ने हमने बड़ा सपोर्ट किया इनको। अच्छा, दोबारा अगर मैच की तरफ आए तो रमीज भाई, होता ये है कि हमने पास में देखा, जब आप वर्ल्ड चैंपियन हो, नंबर 1 रैंक की टीम हो, तो आप कई दफ़ा फंसे हुए मैच भी जीत जाते हो। जैसे हमने 2007 से 17 की बात की तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन था, ओडीआई में भी रहा, T20 में भी रहा, तो उसकी वजह से हमारे कई क्रंच मूवमेंट के ऊपर आके मैच ले जाते थे। हम जब 92 का वर्ल्ड कप जीते तो कई दफ़ा हर टीम से, आप भी टीम का पार्ट थे, बड़ा क्रंच मूवमेंट होता, दूसरी टीम जीत रही होती थी, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि आप जीत जाते हो। तो ये उस मैटर ऑफ फैक्ट के अंदर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कि हम नंबर 1 रैंक की साइड है, ये कितना हमें हेल्पफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट? देखिए ना, ये हमें तो कॉन्फिडेंस दिलाएगा ही, ऑपोजिशन भी जो है ना वो भी रिस्पेक्ट करेगी हमें जी। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर आप बेस्ट रैंक प्लेयर से खेल रहे हैं या बेस्ट रैंक टीम से खेल रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट में कई दफ़ा आप थोड़ा सा जैम हो जाते हैं, थोड़े से फ्रीज हो जाते हैं, और यकीन नहीं आता, आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना वो हमेशा से चैलेंज होता रहता है कि कभी भी जीत सकते हैं मैच, ये कभी भी जीत सकते हैं। तो वो एक हवा ज़रूर बैठ सकता है ऑपोजिशन के जहनों में। मगर पाकिस्तान को जैसे मैंने कहा ना कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेस फॉलो करें कि शाहीन आफरीदी क्यों ग्रेट बॉलिंग करते हैं कि मैं भागता हूं, फिर मेरी रिस्ट पोजीशन ये होती है, फिर मैं इन स्विंग करता हूं। ये नहीं देखें कि विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जिस जगह पे बॉल करना है वो करना है। इसी तरह से बाबर आजम ने बॉल को देखना है, ये नहीं है कि बुमराह बॉल कर रहे हैं या सिराज बॉल कर रहे हैं या कुलदीप यादव बॉल कर रहे हैं। तो ये इससे फिर क्या होता है कि आप में कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर आप रेट कर रहे होते हैं उस बॉल को, ना कि बॉलर को। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के किन 2 प्लेयर्स को आज आप हाईली रेट करेंगे, उनको कहेंगे कि पाकिस्तान की ट्रम्प कार्ड है? मुश्किल सवाल है जी, सबको कलेक्टिव खेलना है। ये जो पिच है ना, ये एक डिफिकल्ट पिच है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जो सेट हो उसको लंबा खेलना है। जिसने 30 किया है उसको 60 करना है, जिसने 60 किया है उसको 90 करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बैट्समैन के लिए खास तौर पे मुश्किल हो जाता है टू एडजस्ट टू द कंडीशन। बारिश भी हो रही है, रफनेस होगी इस पिच के ऊपर, थोड़ी सी कंडीशंस, आउटफील्ड जो है वो भी सॉगी होगी। तो आपको बहुत एहतियात से फील्डिंग भी करनी है। इंजरी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है। सो जो 19-20 का बॉल है, अगर शाहीन आफरीदी है तो मेरी राय उनको यही है कि जाने दें प्लीज, उसके ऊपर डाइव मारने की जरूरत नहीं है। भारतीय स्पिनर्स हैं, उनके सामने जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, आप समझते हैं कि उसको शफल करने की जरूरत है या ऐसे ही जाना चाहिए? कर सकते हैं ये। आप देखें, अगर पार्टनरशिप आपकी लग जाती है तो उसके बाद फिर आप बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 15 ओवर्स हैं और आपके पास 6 विकेट्स हैं तो फिर आप बैटिंग ऑर्डर को शफल कर सकते हैं अगर आपका मोमेंटम आपको और इंक्रीज करना है। और ये पाकिस्तान के पास फैसिलिटी है क्योंकि खेलते ऐसे ही हैं, विकेट्स इन हैंड और उसके बाद एंड में जाके फिर ये इंक्रीज करते हैं मोमेंटम। जैसे रमीज भाई, स्पिनर की बात जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी भी अच्छा खेलते हैं पर भारतीय बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते हैं। अब इन कंडीशन के अंदर जब बॉल अगर थोड़ा सा भी वेट हो जाता है तो ऑब्वियसली स्पिनर के लिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। हार्दिक पांड्या एक ऐसा बैटर है जो अगर थोड़ा शुरू में टाइम लेता है, बस सेटल हो जाता है तो उसको बाहर निकल के हिट लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की किसी भी ग्राउंड के अंदर वो खड़े होकर छक्के लगाता है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको लगता है कि जैसे वो आए तो हमें पेस के साथ अटैक करना चाहिए, पिछले वर्ल्ड कप वाली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, बाउंसर करने चाहिए। हार्दिक पांड्या बाउंसर ठीक नहीं खेलते जी और वहां पे फंसते हैं क्योंकि उन्होंने तो हमला करना ही करना है। तो बाउंसर पे एटलीस्ट ये है कि आपके 2 फील्डर्स या 3 फील्डर्स एक मिस क्यू के लिए रेडी हैं जी, और अगले बॉल को भी छक्का लगाते हैं, ऑफ स्टंप के बॉल को भी बड़ी जोर से हिट मारते हैं। और एक उनका फेयर फैक्टर है और पाकिस्तान को ये समझना है कि उनको आउट करना है, ये नहीं कि हम इनको डॉट बॉल करके बच जाएंगे, क्योंकि डॉट बॉल के बाद अगर वो खेल भी लेते हैं तो अगले बॉल पे वो कवर कर जाते हैं। अच्छा, पहले अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी पाकिस्तान की यहाँ पर, अब एशिया कप है, आगे वर्ल्ड कप भी है। अभी हम वेदर के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो आपके ख्याल में क्या फिटनेस इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स के? क्योंकि एक तो आप कहते हैं कि हम बिल्कुल भी इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी। देखिए, ये होता क्या है कि जब
बारिश की वजह से गेम रुक जाती है, फिर आप अंदर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये आपका एक कांस्टेंट जो है ना, आपकी मसल्स चैलेंज हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली उसमें फिर वार्म अप कभी बॉडी नहीं होती है। आप ज़्यादा ट्राई करेंगे, और क्योंकि भारत से मैच है, क्योंकि जो भी बड़े टूर्नामेंट्स है उसमें आप ज़्यादा ट्राई करते हैं कि मैं इस गेंद को रोकूंगा, मैं इस बॉल पे हिट मारूंगा। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि आपका जो चैलेंज होती है ना बॉडी, वो मुख्तलिफ तरह से होती है। फिर आप अंदर चले जाते हैं, एसी का कमरा होता है, चाय पीते हैं, आपकी बॉडी थोड़ा वो कूल डाउन उसमें चली जाती है, फिर एकदम से आती है जी कि जी मैच शुरू होने वाला है। हाँ। तो इसमें वार्म अप करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी बिल्कुल वार्म्ड अप रहे, और अक्लमंदी के साथ फील्डिंग करनी है। जब गीली आउटफील्ड होती है तो कई दफ़ा गेंद ग्रिप भी नहीं करता, मगर ये जहन पे नहीं बनाना है। मैं देखता हूँ कई हमारे तो नहीं है, बट जनरली प्लेयर्स जो है वो लेके रुमाल और उसको सुखाते रहते हैं, बॉल चौका पड़ जाता है, फिर रुमाल लेते हैं, फिर सुखाते हैं कि जी मेरी गलती नहीं है, ये ग्रिप नहीं हो रहा बॉल। उससे क्या होता है कि सारे गिर जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। आपको यू गॉट टू मूव ऑन। और ये एक कंडीशंस हैं, एडजस्ट करना है, हार्ड हैंड से गेंद को रोकना है जब गेंद गीला होता है। इसी तरह से ग्रिप थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। मेक श्योर कि वो बॉल ड्राई है जब आपके हाथ में आए, मगर इसका दिखाना कि ये एक बड़ा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन होगी। और मुझे जो छक्का चौका लगा है वो इस वजह से लगा है कि वेट आउटफील्ड है, इससे सारा लेकिन मोरल गिर शाहीन जाता की है। इंजरी का भी हम सबको पता है कि काफ़ी अरसा वो इस वजह से क्रिकेट से दूर भी रहे, और अभी भी जैसे कि हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे बांग्लादेश के साथ जो मैच था। वो ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हम भी फिर सवाल करेंगे। ये तो वो जाती है खेलते वैसे। हुए नेपाल के साथ जो मैच टॉयलेट था ब्रेक भी तो हो सकती है। उसमें नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी इंजरी एक सवाल रही है। तो आपके ख्याल में कि आज के मैच के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और साथ में बारिश की भी कंडीशंस जो हैं, शाहीन को पहले भेजना चाहिए अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो? बिल्कुल, मतलब वो तो आपके स्पेयर है ना, तो वो तो करे ही करेंगे नया बॉल। तो इसमें ये नहीं है कि रोक के वो उनकी इंजरी कुछ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या आप इंजर्ड होते हैं तो खेलते नहीं है, हाँ, तो और अगर आप फिट हैं तो फिर आप शाहीन अफरीदी और नया ऑब्वियसली बॉल जो एक सबसे बड़ा फैक्टर उनका है, एक्स फैक्टर शाहीन का, और जो प्रेशर बिल्ड होता है उनके आने से, खासतौर पे टॉप 3 बैटर के ऊपर, वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। अच्छा रमीज भाई, एक अब स्ट्रेटजी ऑब्वियसली चेंज होना शुरू हो जाएगी। बारिश हो रही है, अभी प्रेडिक्शन तो ये बता रहे शायद 1 घंटा तक कंटिन्यू रहे, ओवर कर्टेल होंगे डेफिनेटली। अब उस सारे सिचुएशन के अंदर हमें लगता है कि ऑब्वियसली एक, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि आप चेस की ऑप्शन को की तरफ सोचना शुरू कर देंगी टीम। दूसरा ये है कि आपने ऑब्वियसली ये भी देखना है कि अब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली किस बैटर को किस पोजीशन में भेजना है, ये भी माइंडसेट में है। इसमें अप्रोच अब क्या ज़्यादा अग्रेसिव की तरफ हो जाएगी आपके ख्याल में? देखिए, अगर ओवर्स कर्टेल होते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग को नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है। और अगर शाहीन अफरीदी 7 ओवर करते हैं और 10 ओवर्स नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है आप अपॉर्चुनिटी उनसे छीन रहे हैं विकेट लेने की या प्रेशर डालने की। बैटिंग जो है वो आपको अकॉर्डिंगली करनी है। ऐसा नहीं होगा कि अगर तो मिडवे मैच के बारिश हो के और ओवर्स कम हो जाते हैं तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। मैच से पहले अगर 47 ओवर्स है तो आपकी ख़ास कोई स्ट्रैटेजी बदली नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, जो कि इतनी देर से ये एम्प्लॉय कर रहे हैं। विकेट्स इन हैंड, स्टार्ट अच्छा हो, सेफ एंड सिक्योर खेले। भारत को भी आइडिया है कि पाकिस्तान ओवरली अटैक नहीं करेगा, तो विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे। वो 2 स्लिप्स रखेंगे, शॉर्ट लेग रख लेंगे। उनको पता है कि हम ये हमला नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को भी स्मार्ट कार्ड्स खेलने हैं, और जहाँ पे उनको बॉल मिलेगा वहाँ पे हिट लगानी चाहिए। बट टेक्निकल एतबार से ये पिच पे वो बल्लेबाज कामयाब रहेंगे जो टेक्निकली अच्छे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ हमारी ये है कि हम एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड से जाते हैं। जैसे कल बाबर के वाले से भी आपने कहा था कि वो इनोवेशन नहीं करते कई दफ़ा। जैसे फील्डर आपने मिड ऑन और मिड ऑफ की बात की, पीछे ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी गेम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, कुछ ऑर्थोडॉक्स करने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा अटैक करने की भी ज़रूरत अच्छा, है? मेरा ख्याल है इसका हम जवाब लेंगे। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर डिटेल में आपसे इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमने रमीज सर से करने हैं। तो जैसे कि आज बड़ा मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हम सब एक्साइटेड हैं मैच के लिए। थोड़ी देर में मैच भी शुरू होगा, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा आज हो रहा है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैं बात पहले भी कर रही थी कि आज जो है स्टेडियम वो फुल होने वाला है, जैम पैक होने वाला है। और बल्कि एक और भी सवाल से न्यूज़ ये थी कि पीसीबी ने आज के मैच के लिए जो टिकट्स हैं वो कुछ सस्ती की हैं। तो मेरा ख्याल है इससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा रमीज। बहुत महंगी टिकट्स थी पहले मैच की काफ़ी महंगी थी, इसलिए कि ये माना कि इंटरनेशनल इवेंट है, मगर
जो सकत है लोगों की वो कम हो गई है, जो हालात चल रहे हैं। सो इसमें तो लोग आएंगे तो ये फिर ही ये मेला सजेगा ना, ये इसमें पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। कि हर मैच जो होता है, जैसे कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच एक राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो क्या हर इस तरह के मैच के टिकट्स के चार्जेस क्या डिफरेंट होते हैं? मेरा नहीं ख्याल है। देखिए आईसीसी इवेंट है वो तो अलग बात है, क्योंकि वो तो आपकी दुनिया की बेहतरीन टीम्स आई होती है ना। ये एशियन टीम है, आपको पता है कि श्रीलंका में हालात जो है वो पाकिस्तान जैसे हैं, वहाँ पे भी 300 रुपए का डॉलर है, तो वहाँ पे लोग फिर नहीं आएंगे न्यूट्रल मैच के लिए। ये तो चले भारत और पाकिस्तान का है, बहुत सारे फैंस पाकिस्तान से गए हैं, भारत से गए हैं, तो वो एक अलग माहौल बन जाता है। और उनके तो ग्रीन बैंक्स है, तो कंक्रीट ज़्यादा नहीं है कैंडी में जो स्टेडियम है, तो वो बैठ के एंजॉय करेंगे। बट अदर देन दैट जो आपके हॉट सेलर्स नहीं है वहाँ पे तो टिकट्स बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। अच्छा, ये भी खबर है कि अब रिफंड भी हो जाएंगे आपके टिकट्स, हाँ, अगर कुछ ऐसा चेंज आता है वेदर की लेकिन वजह वो से या इस वेन्यू कंडीशन में चेंज है होता कि है। अगर टॉस नहीं होता तो रिफंड करने का पीसीबी ने Obviously, सवाल से गेट मनी पूरा के लिहाज से ये वो रूल किया होता है वो कि आप अगर मैच बिल्कुल ना वाइट वॉश हो तो फिर वो आपको दे देते हैं। नहीं, अगर मैच वॉश आउट हो जाएगा तो वो आपको फिर फंड करते हैं, बट अगर कुछ भी टॉस हो जाता है, कुछ ओवर्स के मैच भी हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे रिफंड। सही है। जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही थी सर से? इजाजत है हाँ सर? जी, बिल्कुल। आप पाकिस्तानी और भारत की टीम की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है इस मैच में आप कहाँ उनको रेट करते हैं, क्या है? और देखिए उनकी जो बैटिंग है अगेंस्ट स्पिन वो लाजवाब है, तो हमारे स्पिनर्स पे प्रेशर होगा। एवरेज जो होती है वो बताती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और बैटिंग एवरेज में भारत की जो स्पिन के अगेंस्ट एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ वो 400 समथिंग की है, और पेस को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। सो एक तो वो एडवांटेज है, पाकिस्तान को यूज़ करना है कि अपने 3 फास्ट बॉलर्स, और वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ उनसे ज़्यादा है, बैटिंग में वो हमसे स्ट्रांग है। ये भाई उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो कोचिंग स्टाफ का होता है। ये एक लेदर डिबेट है, इस पे मैं आपसे पूरा एक सेशन आपसे डिस्कस करेंगे कोचिंग के ऊपर, बट अभी हम इस मैच के हवाले से मैं जानना चाहूँगा मिकी आर्थर के रोल को चेंज किया गया एज ए डायरेक्टर के बड़े लार्जर रोल में लाया गया उनको, और हमने देखा कि ब्रैडबर्न जो है वो एज ए हेड कोच है, बट मोर लार्ज हमें देख नजर आएगा कि मिकी आर्थर ही सारी चीज़ों को खुद से देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है? चैंपियन ट्रॉफी उनकी क्रेडिट पे है, 2019 के वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे सेमीफाइनल के लिए, एक इनका रोल है। दूसरी तरफ जो अगर हम इन कंपैरिजन देखें तो राहुल ड्रेविड है, वो भी बहुत बड़ा नाम है और टीम को काफ़ी टाइम से लेके चल रहे हैं, तो दोनों का कंपैरिजन कैसे? देखिए मैं बिलीव करता हूँ, और जैसे मैंने इंस्टॉल किया था कि सकलैन को और मोहम्मद यूसुफ को, या यूसुफ पहले से ही थे जी, तो मेरा जो एक व्यू पॉइंट था रिगार्डिंग पाकिस्तानी कोचेज़ वो बदल गया था, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है पिछले 10-15 साल में। आपको आइडिया है जी कि सर्टिफिकेशन होती है पाकिस्तानी कोचेज़ की, एक करियर है बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स के लिए, सो उनको इनकरेज करना चाहिए। मैं तो दुनिया में हर जगह ऑस्ट्रेलियन कोचेज़ को रखता है, इंग्लैंड में इंग्लैंड कोचेज़ को रखते हैं। हाँ, मदद के लिए वो सकलैन मुश्ताक को डग आउट में डाल देगा इंग्लैंड जब उनके स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक हो रहा होगा। जी, तो हमने भी ऐसा किया कि जब मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया भिजवाया, उसका मकसद ये था कि ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी के साथ वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेलें और ये लोकल कंडीशंस को बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ओवरऑल जो था, मुझे ये लगता है कि ये ड्रोन टाइप की कोचिंग पाकिस्तान डिजर्व नहीं करती है कि कोई ओवरसीज बैठ के और पाकिस्तान टीम को गवर्न करे। ये पाकिस्तान एक सीरियस क्रिकेट टीम है, दुनिया की मतलब है रैंक साइड है ना, तो इसमें तो कमिटेड हैं आप या नहीं है। अगर उन्होंने आना है यहाँ पे तो फिर पूरी तरह आना है, ये नहीं है कि पिक एंड चूज करेंगे और उनकी प्रायोरिटी में पाकिस्तान दूसरे मुकाम पे आए। वो उसका कहा जाता है जी कि वो शायद इस चीज से स्केर्ड थे कि आपकी रजीम चेंज होती है, चेयरमैन चेंज हो जाता है, तो मुझे भी कहीं हटाना तो आने नहीं चाहिए फिर। हाँ, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो पंगा लेना है तो ठीक तरह से लेना है। कैप्टनसी के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में कप्तान की जो हैसियत एक सिपह सालार की होती है, और एक अच्छा कप्तान हर मैच से पहले जंगी बुनियादों पर गेम प्लान करता है और ज़रूरत के मुताबिक खिलाड़ियों को मैदान में भी उतारता है और उनको ज़हनी तौर पर जीत के लिए तैयार करना भी एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है। जैसे कि हमने अक्सर ड्रेसिंग रूम की जो वीडियोस देखी हैं जिसमें बाबर आजम अपने खिलाड़ियों का मोराल जो है वो हाई करते हैं, तो अब तक बाबर आजम और रोहित शर्मा की बतौर कप्तान कारकर्दगी कैसी रही है, इस पर एक पैकेज हमने तैयार किया है, वो आपको दिखाते हैं। जी, आप लोगों ने कैप्टन के ऊपर पैकेज देखा। कैप्टन की तो हम बात कर ही रहे हैं, कोचेस की मैं आपसे बात कर रहा था इस पैकेज से पहले। एक रमीज भाई, आप मेरा ख्याल सबसे बेस्ट पर्सन है जो इसका आंसर दे सके, क्योंकि आपने बाहर से भी देखा, अंदर से भी देखा। कहा जाता है कि हमारे कोचेस जो हैं समहाउ वो फेवरेटिज्म नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं और लड़कों को कुछ टाइम के बाद
ये मेरा फेवरेट है, ये इसको खिलाना चाहिए, इन चीज़ों में चले जाते हैं और ये गिला शिकवा जो है वो फिर ख़त्म नहीं होता। फॉरेन कोचेज़ का कहा जाता है कि वो भी किसी ना किसी हद तक तो अगर ह्यूमन बीइंग है जाते ही हैं, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक जाते हैं, ज़्यादा नहीं होता। तो इस वजह से वो प्रोफेशनलिज्म में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और फिर जो उन्होंने चीज़ करवानी होती है वो बोर्ड को मजबूर करते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे जो लोकल कोचेज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, सर ये नहीं मिल रही, चले कोई बात नहीं। तो ये आपको लगता है ये कहीं पॉइंट नहीं, ठीक मेरा है? जो एक्सपीरियंस अब उल्टा हो रहा है, ये जो बाहर वाले हैं ना, जो गोरे हैं, ये ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हो जाते हैं। अच्छा, ये इसलिए कि इतना ज़्यादा अब अपॉर्चुनिटीज़ रही नहीं है जो कोचिंग स्टाफ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को सिर्फ देखते हैं, साउथ अफ्रीकन को देखते हैं। तो ये जो पाकिस्तान या श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 3 एशियन ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो है वो फॉरेन कोचेज़ की अभी भी एक तरह से डिमांड है जी। और पोलिटिसाइज्ड हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये भी नौकरियाँ बचाते हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये एक गलत सा व्यू पॉइंट बन गया हुआ है कि पाकिस्तानी कोचेज़ जो हैं ये सिर्फ ये करते हैं और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। जो जब थर्ड अंपायर जो न्यूट्रल अंपायर जी। उनके आने से पहले तो आपको पता था चीटिंग होती है, ठीक है। होम अंपायर्स जो हैं वो उंगली खड़ी कर देते थे, जब न्यूट्रल अंपायर्स आए तो वो चीटिंग खत्म हो गई। तो इसी तरह से अब इतनी स्क्रूटनी है कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी कि पाकिस्तानी अगर वो पोलिटिसाइज करेगा माहौल को तो वो कप्तान ही उसको निकाल देगा, क्योंकि ये और सेट ऑफ प्लेयर्स हैं। ये जो हैं ये इनका एका अच्छा है, ये जीत रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों बर्दाश्त करें? ठीक। तो पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कोचेस पे इतना आपने जोर लगाया है, इतनी उनकी ट्रेनिंग की है, इतने पैसे खर्च किए हैं, उनको सर्किट में डाला हुआ है, तो उनसे फायदा उठाएं। लेकिन हमारे फिर पाकिस्तानी कोचेस को क्यों इतना ज्यादा आगे नहीं लाया जाता? हाँ, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि जो फॉरेनर्स हैं उन्हीं को कोचेस के तौर पर यहाँ पर रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स भी है और ये फिर अपने बंदे लाते हैं। आप देखें ना अभी क्या हाल हो रहा है कि साउथ अफ्रीकन आए हुए हैं, आपका बैटिंग कोच भी है, आपका बॉलिंग कोच भी है, आपका एक ओवरऑल जो बड़ा कोच है वो भी वही है। तो ये भी तो एक तरह से नेपोटिज्म है ना। हाँ, इसके ऊपर नजर नहीं जाती है। अब बिल्कुल इसकी अभी इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो और एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ पर। तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं, अपनी वीडियोस भी भेज सकते हैं और जो रमीज सर से आप सवाल करना चाहते हैं वो अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। जी रमीज भाई, हम ब्रेक से पहले बात कर रहा था कोचिंग के हवाले से ही। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम इंग्लैंड की बात करना चाहूँगा मैं। वो एक बेसबॉल का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, अच्छा जब उनका इंटरव्यूज चल रहे थे कोच के लिए तो 3 नाम सामने आ रहे थे। गैरी क्रिस्टन का आ रहा था, एंडी फ्लावर, और तीसरा ब्रेंडन मैकलम। और हर बंदा ये कह रहा था कि शायद गैरी क्रिस्टन ओबियसली या एंडी फ्लावर होंगे। जब ब्रेंडन मैकलम को सिलेक्ट भी किया गया तो उनके अपने माइकल एथर्टन, नसर हुसैन ने बहुत बात की कि ये कैसी सिलेक्शन होगी, बट ओबियसली उन्होंने कुछ डिस्कशन की होगी कि आप चाह रहे हो और उसके बाद सिलेक्शन हुई। तो ये जो कॉन्सेप्ट अब क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, तो आपको लगता है कि ये भी अब इम्पैक्ट डालेगी? देखिए, हमें कैचिंग अप गेम खेलनी है। अब इंग्लैंड ने एक बार खड़ी कर दी है और उस तक पहुंचना है सबको, इसलिए कि वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो मुरझाई हुई थी, मर रही थी। ये खवातीन जो है ये बिल्कुल इनको टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक नहीं, शायद इनको तो 50 ओवर्स देखने का भी शौक नहीं। 2020 देख रहे हैं। तो उसने क्या किया कि एक गर्मी पैदा कर दी सर्किट में और उससे अट्रैक्टिव हो गए वो देखनी, और इसीलिए ब्रेंडन मैकलम को रखा, क्योंकि जब वो कलंदर्स के लिए भी कप्तान उनको बनाया गया था तो उनकी अप्रोच यही थी कि T20 है तो क्या हुआ, हम एग्रेसिव फील्ड रखेंगे, हम 4 स्लिप्स रखेंगे, हम तो वो उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं इंग्लैंड को। और ये बड़ा एक नेचुरल फिट हुआ, क्योंकि इंग्लैंड का सिर्फ टेस्ट टीम ऐसे खेल रही है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या अंडर 19 आपकी काउंटी में भी हदायत है कि ये बेसबॉल को फॉलो करना है? कहते हैं नहीं, ये हमारे पास सेट ऑफ प्लेयर्स आए, हम इनकरेज कर रहे हैं कि इसी तरह के प्लेयर्स के साथ हम टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, और फिर वो है डू और डाई वाली सिचुएशन, या हम जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था, जिस राहुल ड्रेविड के हवाले से। उन्होंने जैसे ही टीम से फ्री हुए, रिटायरमेंट ली, तो अंडर 19 की कोचिंग ली और एक प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया। जब एक सर्टन प्रोसेस उन्होंने चीज़ें सीख ली, समझ ली, बच्चे तैयार कर लिए, फिर वो इंटरनेशनल टीम के लिए आए। हमारा कल्चर का अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो भी लेजेंड हम बात कर रहे हैं वो सब कहते हैं इंटरनेशनल टीम दे, डायरेक्टेड वे। कोई निचले टीयर के ऊपर बहुत ही आप गिन के 2-3 नाम आपको नजर आएंगे, वो सब कहेंगे इंटरनेशनल साइड के लिए काम करना चाहते हैं।
तो ये एक तो राहुल ड्राविड के रोल को कैसे देखते हैं और ये कल्चर हमारे यहाँ क्यों नहीं डेवलप हो पाता? देखिए ये सही पॉइंट है आपका, इसलिए कि हम प्रिविलेज समझते हैं अपने आप को कि क्योंकि मैंने 50 टेस्ट खेले हैं हाँ। तो मुझे बस यही मिलना चाहिए, मगर उसके प्रोसेस को हम फॉलो करने को कई दफ़ा तैयार नहीं होते। क्योंकि होता क्या है पाकिस्तान में कि अगर आप प्रोसेस के लिए तैयार हो गए और फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी दूसरा आके वो क्यों जंप करके और आपसे आगे निकल जाता है। तो आप कहते हैं मैं यहाँ पे क्यों, मैं सिफारिश लगाता हूँ। तो वो जो आपका प्रोसेस है ना वो हम खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये पॉइंट ठीक है कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए, ये जो कि टीम को मैनेज कैसा करना है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर पेट में भी दर्द होता है हारिस रऊफ के, तो वो बाबर आजम के पास उसको जाना चाहिए जी। इतना कॉन्फिडेंस और इतना ज़्यादा उसके एतबार होना चाहिए। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों के ऊपर कम है, ये बात है। तो ये पॉइंट ठीक है आपका। ये अगर आप जब तक के प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे तब तक आप ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकेंगे। और मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, आपके चेयरमैन पीसीबी बनने से सबकी एक अर्ज बन चुकी है कि हम भी चेयरमैन पीसीबी बने। ये मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ। बिल्कुल, इसलिए कि ये क्रिकेट, देखें मैं इसको ओपनली फिर से कहता हूँ, ये क्रिकेटर्स की गेम है। ये क्रिकेटर्स जो है ये उनकी ट्रेन है। तो ये आप देखें ना, आपको हेड स्टार्ट मिलता है अगर क्रिकेटर यहाँ पे आता है। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी के तौर पर आप, अगर हम लीग्स की बात करें तो पीएसएल को आप कहाँ पे रेट करते हैं, और आपके ख्याल में क्या इस तरह की मजीद लीग्स भी स्टार्ट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आई थिंक बड़ा आपका ये पाए बनेगा, सबको पैसे ज़्यादा मिलेंगे और बन रहे हैं। अंडर T10 आ रहा है, कोई 100 करवा रहे हैं। सो अगली जो हमारा जो पिट स्टॉप होना चाहिए ना वो 100 है फॉर एग्जांपल, फिर T10 है, तो हमारी 2-3 लीग्स और हो सकती हैं। देखिए ना, एक तो इस मार्केट में इतनी सख्त है अभी भी, इन हालात में भी वो क्रिकेट के लिए पैसा निकालते हैं। ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स इस लेवल पे खेलेंगे उनका एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस आएगा जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वो डग आउट शेयर करेंगे। सो बिल्कुल इसमें बहुत पोटेंशियल है। पीएसएल ने तो हमारी T20 वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर्स को यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, क्योंकि आपका एक बॉल पे आप 4 शॉट्स खेल सकते हैं। हम तो जब खेलते थे ऊंची शॉट मारते थे तो हमें लास्ट राउंड कह देते थे नेट में, इसलिए कि ऊंची शॉट उस वक्त मार ही नहीं सकते थे। अगर आप ऊंची शॉट ना खेलें आप, तो आपका लास्ट राउंड कर देते हैं कि आप हमारे काबिल नहीं हैं। चलिए, इसमें एक और फिर काउंटर आर्गूमेंट ये आता है कि अगर आप T10 या 100 की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे तो जो एक लार्जर आपका फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है या समहाउ ओडीआई को भी हैम्पर कर सकता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये अगर बहुत ज़्यादा भरमार हो जाएगी दुनिया के अंदर भी, हम भी उसी डगर पे चल पड़ेंगे तो उसका इफेक्ट हो सकता है? ना, आपने अभी सवाल ये किया ना बेसबॉल का। बेसबॉल क्या है, वो एक तरह से हर सेशन में ऑलमोस्ट T20 माइंडसेट के साथ वो खेली जा रही है। तो ये मेरे ख्याल से ये पेस चाहिए इस हमारे फॉर्मेट्स को, स्पीड चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए और खुल के खेलने वाली है। आप रिवर्स फ्लिक कर रहे हैं, जो रूट आपने कहाँ देखा था 8 साल 10 साल पहले उनके करियर में कि वो ऐसी शॉट्स टेस्ट मैचेस के अंदर, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये अब रुझान बदल गया है, मॉडर्न टाइम्स हैं, मॉडर्न वॉरफेयर है। और मॉडर्न वॉरफेयर क्या है कि आप हमला करें, आप वेट ना करें। वो जो ट्रेंच मेंटालिटी है ना, उसके तहत आपका सर्वाइवल अब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच की हम एक बार फिर से अगर बात करें, इस मरतबा कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हमें लग रही हैं। पहले जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो हम दूसरी साइड पे देखते थे कि बहुत सारे पाकिस्तान को नाम दिए जाते थे और साथ ही कहा जाता था कि हमारी टीम स्ट्रांग है, ये है। लेकिन इस मरतबा इंडिया की तरफ से हमें जोशो जज्बा उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है, बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, या हमारी बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट चेंज हो गई हैं? ये परफॉर्मेंस है, देखें ना, ये और तरीका ये ही है। अगर आपने इंडिया या बाकी मुल्कों को इम्प्रेस करना है तो वो जीत के कर सकते हैं। तो पहले हम बॉटल अप हो जाते थे, फ्रीज हो जाते थे, क्रंच मोमेंट्स के ऊपर गलत डिसीजंस करते थे, अब नहीं करते हैं या कम करते हैं। और एक रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं हम अपने नेबरहुड में। सिर्फ भारत ही नहीं है, अब बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान देख लें, श्रीलंका देख लें। एक फेयर फैक्टर है कि पाकिस्तान जो है वो आसान टीम नहीं है हराना। सो एक वो इसलिए है कि कंसिस्टेंसी आई है, परफॉर्मेंस आई है, बड़े नाम आए हैं, सर झुका के खेली जा रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो रिस्पेक्ट है ना, और ये जो मैं कहूँगा कॉकीनेस को नलिफाई किया है, ये परफॉर्मेंस ने किया है। ऐसे ही है। तो भारत के पेस अटैक को आप कहाँ देखेंगे अगर यही बात हो रही है? तो पेस अटैक अच्छा है उनका, देखिए पहले से बहुत बेहतर है। गेंद को बहुत अच्छा स्विंग और सीम करते हैं। बेशक उतने तेज पेस अटैक ना हो जितना पाकिस्तान के, बट हेल्दी पेस है। शामी की सीम पोजीशन बहुत अच्छी होती है। इसी तरह सिराज है, ग्रेट ट्रायर हैं,
हार्दिक पांड्या जो है वो तेज बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर। पाकिस्तान को भी इस तरह का एक ऑलराउंडर की जरूरत है। फ़हीम अशरफ को खिलाया है उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की थी, मगर वो बहुत ही बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी अफगानिस्तान की। और हमारे 3 पेसर फिक्स है। अच्छा, जब आप चेयरमैन पीसीबी भी थे, आपकी हमेशा स्टेटमेंट थी, मैं हमेशा फॉलो करते थे आपने कहा कि आप जब वर्ल्ड की टॉप टीम बनेंगे तो दुनिया आएगी खेलने के लिए। तो जिस तरह जहाँ आप एप्रिसिएशन ले रहे हैं उधर आप बुला भी रहे हैं, फिर कोई आपको इनकार नहीं करेगा कि हम नंबर 1 रैंक की टीम के साथ खेलने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, यही बात है। एक हमें मैसेज अभी मसूल हुआ है जी शकूर साहब का जेलम से। रमीज भाई, आपसे क्वेश्चन ये है कि छोटे सिटीज़ के अंदर स्टेडियम नहीं है और मैचेस तो ऑब्वियसली फिर जब स्टेडियम बनेंगे तो होंगे, तो उस हवाले से वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, इसको ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके लिए बेइंतहा पैसों की ज़रूरत है। एडिलेड स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में रिफर्बिश हुआ। आपको पता है उसकी कॉस्ट कितनी आई है? $1 बिलियन। ओह माय गॉड। रिफर्बिशमेंट में $1 बिलियन। तो ये जो स्टेडियम्स बनाने, कुर्सियां लगानी, ये आसान काम नहीं है। जगह लेना आजकल जो है वो ये बहुत बड़ा एक, इसमें हम डिटेल में रमीज भाई डिस्कशन करते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके बड़े टाकरे के हवाले से आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो। रवीज भाई, सबसे बड़ी चीज अपडेट आ चुकी है, वेदर इज क्लियर। टॉस हो गया, भारत टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है। ये दैट कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, पाकिस्तान के लिए हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रफनेस है ना वो डेवलप और होगी इस पिच पे, और शायद सेकंड टाइम अराउंड बल्ले पे बॉल ना आए, हो सकता है। सो उन्होंने ये सोचा कि जो 15-20 पहले ओवर्स हैं उससे पहले कि डिटेरियरेशन सेट इन करती है तो हम उसका एडवांटेज उठाएं। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो ये मुश्किल पर्चा था टॉस जीत के क्या करना चाहिए। मगर रोहित शर्मा इसलिए क्योंकि खुद ओपन करते हैं तो ये एक एग्रेसिव उन्होंने टोन सेट की है और डिसीजन लिया है, क्योंकि एज एन ओपनर आप हमेशा अपनी भी वेलफेयर के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई थिंक टीम को सामने रख के उन्होंने तो डिसीजन जो भारत की टीम में अभी चेंजेस की वो बात कर रहे थे, बुमराह को ऐड किया है और एक और प्लेयर को, तो उस हवाले से आपको क्या लगता है? वो देखिए, चेंज हो शार्दुल ठाकुर जो है वो गेंद को स्विंग करते हैं और इन कंडीशंस के तेज नहीं है, बट उन्होंने ये समझा कि शायद स्विंग पे पाकिस्तानी बल्लेबाज फंस सकते हैं। बाबर आजम स्पीड के बजाय अगर उनको स्विंग से टैकल किया जाए तो आउट हो सकते हैं। सो बुरी मूव नहीं है, वो बैटिंग भी करते हैं शार्दुल, अच्छे खासी हिटें मारते हैं। और बाकी जो है उनके वही है बॉलिंग अटैक, स्पिन के थ्रू वो पाकिस्तान को बॉस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जो 10 ओवर जडेजा के हैं और कुलदीप यादव के हैं ना, जो ये 20 ओवर्स ये डिटरमिन करेंगे रिजल्ट पाकिस्तान के लिए। अच्छा, बाबर ने भी यही कहा कि अगर वो टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते। इट्स मीन कि दोनों अटैक की तरफ शुरू में बड़ा टोटल सेट करना चाह रहे हैं, और माइट भी जो वेदर फोरकास्ट भी यही बता रही है कि शायद आगे बारिश नहीं होने वाली, तो उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो पिच को रीड करते हैं और पिच दोनों ने ऐसे रीड की है कि ये बैट फर्स्ट पिच है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेशर मैच में आप रन्स डालना चाहते हैं, चाहे आप 200 भी करें, 160 भी करें, आपने रन्स कर दिए। अब आप फिर टीम को कहते हैं कि वी नीड टू फाइट, और फिर उस हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो 1.5 महीने से वहाँ पे हैं, उनके लिए एक्लिमेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर प्लेस हैं इंडिया से। अब देखना ये है कि अब लाइन ऑफ अटैक क्या होगी, क्योंकि जब आप टॉस हार जाते हैं और बॉल आपके हाथ में होता है तो विकेटें लेनी है। ये नहीं हो सकता कि आप डॉट्स करके खुश हो जाएं, क्योंकि एक दफ़ा अगर ओपनर सेट हो गए तो फिर ये अटैकिंग क्रिकेट खेल सकेंगे। और बिल्कुल, प्लेइंग 11 भी अनाउंस हो चुकी है, अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं और उस पर फिर देख लेते हैं जी। पाकिस्तान की तो सेम है जिस तरह हमने कल से बात की, अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी थी। नेपाल के अगेंस्ट जो टीम खेली वही खेल रही है। भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि हाँ जी, कैप्टन रोहित उसको शर्मा पढ़ भी लेते कह हैं। रहे थे। शुभमन गिल है ओपन करेंगे, विराट कोहली एज यूजुअल नंबर 3, ईशान किशन जो है वो नंबर 4 पे, और आयर जो है वो खेल रहे हैं। दोबारा इनका कमबैक हुआ है रमीज भाई। जी 6-8 महीने के बाद हुआ है। ये ईशान किशन लेफ्ट हैंडर है, तो ये लेफ्ट हैंडर को बीच में स्लॉट करने से क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी लाइन ऑफ बॉलिंग अटैक थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाता है। बाकी बुमराह की अब मुझे नहीं पता फिटनेस कितनी है, क्या वो मैच रेडी है या नहीं, मगर उनकी इंक्लूजन से भारत समझते हैं कि उनको बहुत एज मिलेगा। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड से बॉलर को कितना फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसलिए कि आपकी लाइन मुख्तलिफ होती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान को एडवांटेज है कि उनके पास एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर है और एक राइट हैंडेड ओपनर है, तो वो हर वक्त जो है उनको
मूव, इनफैक्ट दोनों ही लेफ्ट हैंडर है, मगर अगर एक आउट होता है तो वो कॉम्बिनेशन चलता रहता है राइट और लेफ्ट। अच्छा, सूर्य कुमार यादव की अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, T20 में नंबर 1 प्लेयर, रैंक का प्लेयर है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, बट समहाउ ODI में वो चीज़ वो रिफ्लेक्ट कर नहीं पाया। तो उसकी परफॉर्मेंस को या उसके टीम में कैसे देखते हैं जगह को? देखिए वो जो है बहुत चांस लेते हैं और ODI में शायद इतने चांस लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो वर्ल्ड कप में अच्छी खेले थे, वो T20 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, सो टफ कंडीशंस के ऊपर वो बैटिंग तो कर लेते हैं, बट उस हिसाब से ODI क्रिकेट में अपना नाम नहीं अभी तक बना सके। मेरे ख्याल से लेस इम्प्रोवाइज उनको करने की जरूरत है और थोड़ी सी अपनी बैटिंग में ऑर्थोडॉक्सी लाने की जरूरत है उनको ODI के हिसाब से। अच्छा, मैक्सिमम स्कोर आपके ख्याल में, क्योंकि जैसे कि वेदर कंडीशन भी ऐसी रही है, पिच भी अभी हालांकि ड्राई है और आगे भी लग रहा है कि बारिश का तो चांस नहीं है, मैक्सिमम स्कोर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? समझता हूँ 260 270 स्कोर जो है ये पाकिस्तान को ट्रबल कर सकता है। अच्छा। सो इनको जितनी जल्दी 250 के अंदर अंदर आउट करने की मतलब जरूरत है। जल्द से जल्द आउट करने चाहिए। सर में भी हमने शुरू में बात करा था बाबर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जितने भी प्रीवियस मैच अगर भारत से हम हारे हैं तो जहां हमने उनको रन्स रोकने की कोशिश की, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप पे अब जैसे ठाकर नंबर 9 पे आ रहे हैं तो वो आप नहीं रोक सकते। तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? ऑल आउट के लिए जाना चाहिए, इनको जल्द से जल्द आउट करें? अगर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर ये जब लास्ट 10-15 ओवर के अंदर आके ओवर आपको काउंटर अटैक करेंगे तो फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इरफान, ये जो हमारी बॉलिंग अटैक है ना, ये लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग नहीं है जी कि आप डॉट्स करवा के प्रेशर डाल दें। ये है आपकी आउट करने वाली बॉलिंग अटैक। तो ये रन्स भी खाएंगे। अब हारिस रऊफ को अगर आप कहें कि मुझे 6 एक जगह पे बॉल कर दे, उस स्पीड के ऊपर नहीं हो सकता वो जी। तो गेंद आगे भी गिरेगा, पीछे भी गिरेगा। अगर उनको आप ये कहें कि मुझे 3 ओवर के स्पेल में आपको 1 विकेट आपने मुझे दिलवानी है, उनका एक माइंडसेट और हो जाता है। तो इनको कहना ही यही है कि आपने विकेट्स लेनी है। जिनके हाथ में स्विंग भी है, पेस भी है, आपके एनालिटिकल एक वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं लैपटॉप के साथ, वो बताएंगे कि रोहित शर्मा को बाउंसर नहीं करना, श्रेयस अय्यर को बाउंसर करना है, हार्दिक पांड्या को बाउंसर करना है। तो एक तरह से बॉलिंग मैप तो इनको बता दिया गया है। अब वो एक्सिक्यूशन कैसे करते हैं ऑन द डे, वो देखने की जरूरत है। और दूसरा, एक रवि शास्त्री ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लग रहा है कि जो बाउंस है वो इक्वल नहीं रहेगा, थोड़ा सा लोअर बाउंस भी रहेगा। तो ये किस तरह हमारे बॉलर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है? उन्होंने कंडीशंस तो ये एंटी फास्ट बॉलिंग है, इसलिए कि उनको एडवांटेज है लो बाउंस भारत को, क्योंकि वो जहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस आता है ये फंस जाते हैं। मगर पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है कि एक आधा ज़रूर बीच में बाउंसर रखें ताकि वो ये ना एज्यूम कर लें कि हर चीज़ आगे होगी, क्योंकि अगर ड्राइविंग रेंज के ऊपर आप समझ रहे हैं वो आउट हो जाएंगे, वो आउट नहीं होंगे। तो 1 या 2 बाउंसर ज़रूरी हैं शॉर्ट पिच बॉल, क्योंकि स्पीड है इनके पास पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ, और बताना है कि कि बाउंसर से हम आपको आउट कर सकते हैं। मगर आई थिंक पिच जो है वो सब एंटी फास्ट बॉलिंग है। अच्छा, अभी आप जैसे कि कह रहे थे कि कम से कम स्कोर में उनको आउट करना चाहिए पाकिस्तानी टीम को। उस दिन बांग्लादेश और श्रीलंका का भी जब मैच हुआ तो श्रीलंका ने भी कहा कि अगर हम टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग करते। तो ये फिर जो बैटिंग लाइन है, पहले बैटिंग लाइन, ये हेल्पफुल है जो भी टीम पहले आएगी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ये पिच का एतबार नहीं किया जा सकता। आप जितना ज़्यादा खेलते हैं ना पिच के ऊपर, अब ये सरफेस है, ये पहले सेशन में ठीक खेलेगी क्योंकि बॉल पढ़ के फिर उसके बाद ये खराब हो जाती है, क्योंकि इसका बेस स्ट्रांग नहीं है। तो जब बेस स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर वो गेंद रुकता भी है, इधर भी चला जाता है। तो आप हिट मारने जाते हैं ना तो एकदम से गेंद रुक गया, तो आपकी टाइमिंग नहीं ठीक होती है। कई दफ़ा आप लंबा स्पिन आपका बॉल हो जाता है, छोटी स्पिन हो रही होती है, सडनली एक बहुत बड़ा स्पिन आपको खेलना पड़ जाता है। तो इस लिहाज से सेकेंड टाइम अराउंड बैटिंग जो है ना, वो थोड़ी सी टैक्सिंग हो सकती है। अच्छा, हमारा जैसे हमने कल भी बात की, नवाज थोड़ा सा वीकर लिंक नजर आता है, तो सलमान अली आगा को भी भारत ने कभी फेस नहीं किया ऑफ लेट में, तो भी वो खेले भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पे 2-4 ओवर इफ्तिखार के, या हम सलमान अली आगा रेगुलर कर रहे हैं बॉलिंग टेस्ट में तो खास तौर पे और ODI में कर रहे हैं, तो उनको भी एक यूज़ करना चाहिए? करना चाहिए। मेरे ख्याल से इफ्तिखार का भी रोल बनता है 2-1 ओवर्स का आगा सलमान का भी बनता है, क्योंकि गेंद जो है वो ग्रिप करता है जी। और क्योंकि इनका थोड़ा इफ्तिखार का तो बहुत ही लो बॉलिंग आर्म है, तो इनको बाउंस नहीं ज़्यादा मिलेगा, और ना मिले क्योंकि ये वैसे ही लेस बाउंस वाली पिच है तो हिट मारनी फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। शुमाइला, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर ड्यूरिंग मैच अभी बारिश शुरू हो जाती है तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी?
फिर आपके दोनों फोन ठीक हैं। एक फोन है मेरा। स्ट्रैटेजी ये है कि फिर आपको उस हिसाब से या तो टेम्पो इंक्रीज करना है, या फिर जो आपके सामने डकवर्थ लुइस का जो आया हुआ है, अगर आप तेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। मुश्किल हो जाता है, गियर बदलने पड़ते हैं, और खाम खा से एक तरह से आपको फोर्स करती है ये कंडीशन कि आपको आप स्ट्रैटेजी बदल के और इस तरह से खेलना है। कई टीम्स आसानी से कर लेती हैं, कई टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता तो अभी आप समझते हैं कि फिर प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगा जो बैटिंग कर रहे हैं, है जी। बॉलर्स के लिए ठीक होगा, बॉलर्स के लिए ठीक ही होता चले पाकिस्तान के लिए ठीक होगा। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, तो अभी मैच शुरू हो जाएगा 2:30 बजे के करीब। तो मैच भी हम देखेंगे और उसके बाद भी हमारे तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं बच जाइएगा। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। तो गेम आज तो बहुत उठने वाला है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और एशिया सीरीज़ का सबसे बड़ा टाकरा है। ये गलत नहीं है कहना, क्योंकि सबको इंतज़ार है पाकिस्तान और भारत के मैच का, जो कि शुरू भी हो चुका है और भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तो वहाँ पे भी पिच पे सारी तैयारी हो चुकी है, हमारी भी पिच पे इरफान भी जा चुके हैं और रमीज सर भी जा चुके हैं। तो बताएं फिर क्या आपको कंडीशंस लग रही हैं? देखिए, अगर इस किस्म के बॉलर्स हुए ना तो फिर पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा, जिससे बॉल को उठा उठा के क्योंकि फेंकेंगे। इनके हाथ में बॉल ये कर रहे हैं, मुझे लगता है आज इनको कुट पड़ने वाली है। चलें जी सर जी। अच्छा, आपने सर फास्ट बॉलर के हवाले से बताया कि वो एक सर्टन लेंथ पे और यॉर्कर के साथ उनको बाउंसर भी करने चाहिए। बैट्समैन के हवाले से प्लीज बताइए फुटवर्क क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बैटर का प्रॉब्लम, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम कि वो हाथ से रीड नहीं कर रहे, पिच से कर रहे हैं, तो उस फुटवर्क के हवाले से बताइए। बाहर निकलना चाहिए, उनको डिस्टर्ब करना चाहिए कि नहीं? देखिए, आप सिर्फ कदमों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं अगर आप गेंद को परख लिया अपने हाथ से जी। और अगर आपने नहीं परखा तो फिर आप गेंद को ड्रॉप होने देते हैं और फिर आप क्रीज में ही फंसे रहते हैं। कभी आप इधर खेलते हैं और सारे जाम हो जाता है। तो पहले तो कोशिश यही करनी है कि कुलदीप यादव को ज़्यादा यहाँ से उसको रीड करें, वो क्या ज़्यादा गुगली करते हैं या टॉप स्पिन करते हैं, और फिर जब व्हेन इन डाउट प्ले द स्वीप शॉट, एक कहावत है ये। सो आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो आप स्वीप शॉट करके दूसरे एंड पे चले जाएं और बाबर आजम के हवाले कर दें कहानी। कदमों का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे पिच लंबी, वहाँ पे स्पिन उसको उस पिच से मिल रही है बॉलर को, आप कदमों के इस्तेमाल से बॉल के करीब पहुँच जाते हैं। सो अगर यहाँ पे बॉल पड़ा है और जितना पास जाएंगे उसके, तो इसका मतलब है स्पिन उतनी कम होगी क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच गए, और फिर उसको आप अगेंस्ट द फील्ड खेल सकते हैं, थ्रू द ऑफ साइड, थ्रू द लेग साइड, और इसका एडवांटेज ये है। बट मैं समझता हूँ कि एग्रेसिव रहना चाहिए, और एग्रेसिव ये नहीं कि कदमों का इस्तेमाल अगर कर लिया तो आपने उठा के शॉट मारनी है। कभी आप कदमों के इस्तेमाल के बाद गेंद को प्लेस करके सिंगल्स निकाल सकते हैं, एक मोमेंटम आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्लॉक करना शुरू कर दिया तो फिर वो हावी हो जाएंगे। इसी तरह से जो फास्ट बॉलिंग है उसके भी खेलने का अंदाज जो है वो सीधे बल्ले से होगा इन पिचेस के ऊपर अर्ली ऑन। तो आप अपनी ड्राइव, कवर ड्राइव, जो बाबर आजम बहुत अच्छी खेलते हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं मामूला, वो गेंद को लेट खेल रहे हैं, बैक फुट पे ज़्यादा खेल रहे हैं। ये जो पिच है ये बैक फुट पे ज़्यादा खेलने वाली है। तो इमाम का जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि फॉर्म में है, बाबर की है, रिजवान की है। रिजवान जो है वो कभी कभार फंस जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो उनका भी आज कड़ा इम्तहान होगा। मगर इफ्तिखार के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हमने उसकी इफ्तिखार की जो पहली सेंचुरी थी, हम अब तक उसी के असर में हैं। आज का जो वेदर, जो पिच है, उसके हवाले से, इफ्तिखार के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट? देखिए, इफ्तिखार जो है ना वो थोड़ी सी लॉटरी है। वो जब चलते हैं तो खूब चलते हैं, ज़्यादा उनका जो आज मुश्किल उनके लिए है ये सारी कंडीशंस। अल्लाह करे कि वो उनकी फॉर्म जो है उसके थ्रू जो है वो फिर से अच्छी इनिंग्स खेल जाएं, मगर अगर वो जब तक गेंद को रीड नहीं करेंगे ऑफ द हैंड, उनके लिए मुसीबत रहेगी। अच्छा, रिजवान का मैं जानना चाह रहा था, बाबर का और इमाम सब जानते, दोनों बड़ा अच्छा स्पिन को खेल रहे हैं। बाबर कहीं ना कहीं हमें लगता है फर्स्ट है, राशिद खान ने, मुजीब ने भी बॉदर किया, कुलदीप यादव का मुझे याद पड़ता 2019 के वर्ल्ड कप में बोल्ड किया था उन्होंने। तो बाबर की स्ट्रेटजी ओबियसली कुछ उसमें प्लान के साथ आएंगे। रिजवान की, जैसे आपने कहा कि बैटर जब फंसता है वो स्वीप की एक ऑप्शन को अवेल करता है, तो सबसे अच्छा स्वीपर हमारे पास जो है वो रिजवान है। तो रिजवान का आप नंबर यही समझते हैं 4 पे आना चाहिए? 4 पे देखें, एक तो वो इनिंग्स को लेके भी चलते हैं, मैसिव हिटर नहीं है, तो उनको 6 पे प्लेस करना या नीचे खिलाने से आपको जो पार हिटिंग की आप बात करते हैं वो शायद आपको उतनी नहीं मिलती है ओडीआई क्रिकेट में। और क्योंकि T20 में ओपन करते हैं तो वो फिर जो गैप्स उनको मिलते हैं अर्ली ऑन, जब फील्ड ऊपर होती है, तो उसके तहत उनका एक मोमेंटम, रिदम बनता है और फिर वो अटैकिंग मोड में चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा लास्ट एशिया कप के अंदर
हमने जो मैच भारत से जीता उसमें नवाज नंबर 3 पे आए और एक बिल्कुल सरप्राइज पैकेज था और आके जिस तरह उन्होंने हिटिंग की तमाम स्पिनर्स को, तो ये भी एक ऑप्शन हम समझते हैं कि अगर कुलदीप यादव आके इफेक्टिव होते हैं और नवाज को आके वो काउंटर करता है और वो लगाता भी बड़ी शॉट्स है, तो हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक उनका कैमियो अगर वो 20-25 उस वक्त ज़रूरत है जल्दी से करने की और एक दफ़ा मोमेंटम जो है आपके हाथ से निकला हुआ है, तो वो एक ग्रेट एडिशन हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा हमारे पेस अटैक के हवाले से अगर बात करें, हारिस नंबर 3 पे आ रहे हैं। नसीम शाह के मैं रोल के हवाले से जाना चाहूँगा। नसीम शाह ने रिसेंट पास के अंदर हमने देखा कि अगर वो विकेट नहीं लेते तो वो रन्स कंसीड नहीं करते और यही एक वजह ऐसी बनी कि वो परमानेंट मेंबर बन चुके हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर। उनके रोल को कैसे आप देखिए? उनका रोल ज़बरदस्त वो निभा रहे हैं, इसलिए कि आपको 3 तरह की ओडीआई में बॉलिंग करनी पड़ती है। पहले स्पेल में आपको नॉर्मल आउट स्विंग के साथ लेंथ बॉल पे बॉल करनी है, वो कंसिस्टेंटली वहाँ पे करते हैं और अटैकिंग लाइन है वो उनकी। फिर जब वो मिडिल में आते हैं तो फिर चेंज ऑफ पेस के थ्रू वो एक तरह से रिदम को डिसरप्ट करते हैं और एंड में फिर वो यॉर्कर भी है और कभी कभार वो अटैक भी करते हैं, स्टंप्स को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो तीनों मोड जो में या 3 स्पेल्स में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है अभी तक। बिल्कुल। और शाहीन के हवाले से अगर मैं जाना चाहूँ कि शाहीन का जो पहला इफेक्ट है वो दुनिया का सबसे लीथल स्पेल है, बट हमने देखा कि इंजरी के बाद लास्ट स्पेल में आके काफ़ी रन्स भी उनको कंसीड होते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए पाकिस्तान को? लंबा स्पेल नए बॉल पे कराएं जहाँ पे उनकी एडवांटेज है। फिर वो अगर 4 ओवर की स्पेल करते हैं तो उसको 6 तक। सर आप उस दिन बात कर रहे थे कि बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच हो तो ये कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाता? बहुत इमोशनल हो जाता है, बस हाथापाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा रमी भाई, हमने कहा कि हमारी टीम में 5-6 मैच विनर है, मैं लेकिन सबसे हाईली रेट इस टाइम जो मेरी समझ है वो शादाब को कह रहा हूँ, दोनों तरफ के रोल से। हमने देखा कि बैटिंग में भी बड़ा क्रूशल उनकी इंपॉर्टेंस है, वो जाके जब रन्स करते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, और बॉलिंग के अंदर भी जिस फेस में वो आते हैं 20 ओवर के बाद, वो सबसे क्रूशल पार्ट होता है क्रिकेट ओडीआई के अंदर समझा जाता है, जिसमें हम फंसते भी उसी जगह पे हैं जहाँ हम विकेट नहीं ले पाते और दूसरी टीम डोमिनेट कर जाती है। तो उनके रोल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इन पे हमला वो ज़रूर करेंगे क्योंकि स्पिन को जैसे मैंने कहा सबसे अच्छे ये भारतीय बल्लेबाज खेलते हैं, कदमों का इस्तेमाल करेंगे, उनके रिदम को किल करने की कोशिश करेंगे। अब उनको स्मार्टनेस के साथ बॉलिंग करनी है। ये नेपाल की टीम नहीं है या ये अफ़गानिस्तान की टीम नहीं है, इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत स्मार्टनेस दिखानी है। शायद आपको ज़्यादा विकेट्स में गेंद ना करने पड़े, अगर वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा बाहर गेंद करें, गूगली का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इनकी गूगली या टॉप स्पिन ज़्यादा बाउंस करती है। लेग स्पिन बिल्कुल करते हैं, वो सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने गूगली रखा हुआ है। बट अब इनका जो चैलेंज ये होगा कि अगर इन पे अटैक होता है तो फिर इनकी लाइन क्या होगी? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा वो बिल्कुल, मेरा ख्याल है अभी मैच भी स्टार्ट होगा तो जो फर्स्ट बॉल होगी वो भी हम दिखाएंगे। आज की प्रेडिक्शन की तरफ पहले चले जाते हैं। सर आप क्या प्रेडिक्ट करें? आप क्या एक्सपेक्ट करें, मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? आप कुछ तो प्रेडिक्ट करें। देखिए पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इमोशनल एंगल से बट टेक्निकल एंगल से भी हमने सारे बेसिस कवर किए हुए हैं। एक्लिमेटाइज ये टीम है, LPL इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्लेयर्स खेले हुए हैं। भारत से ऑफ लेट हम अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, कप्तान हमारा सेटल्ड है, टॉप ऑर्डर फंक्शन कर रहा है। सो बेसिस के हिसाब से और इमोशनल एंगल के हिसाब से पाकिस्तान है स्लाइटली अहेड। मैं भी बिल्कुल जसनवीर भाई की बात को सेकंड करूंगा। तमाम बॉक्सेस को टिक किया पाकिस्तान ने। हम इमोशनल तो ऑब्वियसली होते हैं और हमारा दिल भी चाह रहा होता है, बट इन जनरल बात करें, स्टैट बेस बात करें, फैक्ट के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान इस टाइम फेवरेट लग रहा है और बड़े टाइम के बाद लग रहा है कि हमें ओडीआई की टीम हमारी उनसे बहुत बेहतर है इस टाइम पे। शुमाइला तो आज पाकिस्तान के साथ है क्योंकि मेरी पर्सनली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और मैंने अभी बॉडी लैंग्वेज में देखी हमेशा पाकिस्तान के साथ ही है। तो लेकिन ये है कि हाँ, जैसे कि सर भी बात कर रहे थे, इरफान आप भी कह रहे हैं कि कुछ अर्से में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी रही है कि उससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो है कि इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा आप लोग भी गुफ्तगू कर रहे थे तो प्लीज़ ज़रा, क्योंकि हम उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं पहली बॉल की तरफ, लेकिन अभी शायद वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा रमी भाई, अब भारत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो हमने बात की कि ये प्लान होगा, जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। आप क्या समझते हैं कि शुरू में आके वो रुके रहेंगे, थोड़ा सा 5-10 ओवर शाहीन का खासतौर पे स्पेल को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर काउंटर अटैक करेंगे? देखिए इरफान, 2 तरह से, अगर मैं खेल रहा हूँ, अगर मैं रोहित शर्मा और मुझे पता है कि मैं 2 दफ़ा घायल हो चुका हूँ उनके खिलाफ, तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलूंगा। मैं शायद क्रीज से बाहर थोड़ा खड़ा हो जाऊँ। अगर मुझे वो लेग बिफोर ही कर रहे हैं, कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा अटैक करूं ताकि उनको उनके रिदम से हिलाऊं, उनकी लेंथ से हिलाऊं। और क्योंकि इनका बॉडी ऑफ वर्क इतना स्ट्रांग है रोहित शर्मा का कि ये कर सकते हैं। सो इनके पास इतनी खूबी भी है कि इनका डिफेंस भी ठीक ठाक है और अटैकिंग शॉट्स भी हैं।
इनको शॉर्ट पिच बॉल नहीं करने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल ये करते हैं तो ये हिट भी मारते हैं और रेडी भी हो जाते हैं, और किसी भी ओपनर के लिए जो है वो शॉर्ट बॉल जो है। और मैच भी इधर शुरू होने लगा, वही जो आप बात कर रहे हैं, शाहीन बिल्कुल रेडी है बॉल करने के लिए और रोहित शर्मा उधर तैयार है, तो मेरा ख्याल है बड़ा अब ये देखना है कि इन्होंने इन स्विंग करनी है उनको या आउट स्विंग करनी है, क्योंकि इन स्विंग जो है ना उसके लिए तो तैयार। और ये आई एम श्योर कि उनको फिर से इन स्विंग ही करेंगे। पहला बॉल है और अगर ये पहले बॉल पे आउट कर लेते हैं तो मैसिव एडवांटेज पाकिस्तान को। चलिए अगर पहली बॉल पे आउट कर दिया तो मैं आप सबको पार्टी दूंगा। कोशिश थी, नहीं हुआ, मतलब पार्टी बच गया। हाँ, लेकिन उनका टारगेट वही था जिस हमने बात की है, बिल्कुल ऐसे ही। ख्याल है कि अब इंशाल्लाह ये मैच इसी तरह चलेगा और हम पाकिस्तान ये जीतेगा और हम कोशिश करते हैं कि आप मैच लोगों चलेगा। और से जैसे कल शुमाइला midday कह में रही बात थी कि हम करते हैं। बाहर से कुछ मंगवाएंगे, नहीं। बैठ के खाएंगे और साथ मैच देखेंगे। मिस, मुझे लगता है कि हमारी जो रात वाली ट्रांसमिशन है ना, तो मिस हिना ने अजीज को जरूर सेलिब्रेट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि क्रिकेट रात वाली ट्रांसमिशन में हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू हो चुका है, हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हो चुका है, तो मैच हम भी देखना चाह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।